तो हम लोग बात कर रहे थे, देख तुम कह रहे कि हमने किसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ा कि शिक्षक वो है जो आपकी मानसिकता बदल कर रखते हैं। तो मानसिकता बदलने का काम एक दिन में थोड़ी होता है, वो तो रेगुलर प्रोसेस है, धीमे धीमे चलेगा। अच्छा, और फिर दुनिया से आप ज्यादा प्रभावित रहते हैं, दुनिया से तो आप ज्यादा प्रभावित हैं। दुनिया आपको समझा रही है कि नंबर लाना दुनिया का सबसे बड़ा काम है, और जबकि सही स्थिति यह है कि नंबर ये जो लाता है ये तो नकलची है। एक वो नकलची है जिसने सामने पर्ची रखी हुई है और नकल कर रहा है। एक वो नकलची है जिसने यहां लिख लिया है और नकल कर रहा है। क्या इसे उन सिद्धांतों पर विश्वास है जिन सिद्धांतों की किताब में कॉपी में लिख रहा है? इसे रंच मात्र विश्वास नहीं है, इसे इतना सा भी विश्वास नहीं है उन सिद्धांतों पर। अगर उन सिद्धांतों पर इसे विश्वास होता तो कानून में जो 80% लाते हैं, ठीक है, वो अच्छे वकील और अच्छे जज ये होते हैं। उनमें तो एक भी नहीं है अच्छा वकील और अच्छा जज। एक भी नहीं का तात्पर्य कभी भी एक भी नहीं होता। ये एक जुमला है जो बोला जाता है, ठीक है। कहां है उनका विश्वास? वो क्या कानून के बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं? नहीं है। मेरी एलएलबी 52%, 52%, एलएलएम में 55% नहीं, ठीक है। लेकिन ठीक है, और जो टापोटाप है मन 80% अंक का है, वो क्या व्याख्या कर सकते हैं कानून की? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ही यह हुआ कि ये आपने गलत समझ रखा है चीजों को। हम ये नहीं कह रहे नंबर लाना खराब बात है, लेकिन नंबर लाने की योग्यता रहे और फिर नंबर आए, अच्छी बात है। 5 सवाल रटकर चलेगा तो नकलची है आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जितने लोग, फैराडे बुक बाइंडर था, किताबें, ठीक है, बाइंड करता था। उसने विद्युत चुंबकत्व इसका प्रिंसिपल दे दिया। सारी फिजिक्स उस पर खड़ी है ये तो हम नहीं कहते, लेकिन फिजिक्स का अधिकांश हिस्सा ये उस पर खड़ा है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, ठीक है। वो भी कोई यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट थोड़ा ही था, ठीक है। जेम्स वाट, उसके बारे में किताबों में यही लिखा कि आवारा था। तो ओरिएटर होने के लिए, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को देखकर सीख सकते हैं, और चीजों को देखकर सीखना यही वास्तव में बुद्धिमत्ता है। ज्ञान प्राप्ति का साधन तो ऑब्जर्वेशन है, और आपकी जितनी किताबें हैं ये सब ऑब्जर्वेशन से ही आई है। जिसने टीचिंग एप्टीट्यूड की किताब में ये लिखा कि शिक्षक वो है जो जीवन बदल देता है, जो सोच का तरीका बदल देता है, उसने पढ़ा नहीं था ये किसी किताब में, उसने ऑब्जर्व किया था इस चीज को, ठीक है। उसने ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करके उसने इस प्रिंसिपल को लेट डाउन किया। बात सही है। तो ज्ञान प्राप्ति का मूल तरीका क्या है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वो रटना नहीं है। और कानून के जितने सिद्धांत हैं वो आपके पढ़ने के लिए और नंबर लाने के लिए नहीं बने हैं, वो समाज को विनियमित, रेगुलराइज ये करने के लिए बने हैं। इसलिए प्रत्येक सिद्धांत के पीछे एक संदेश है, एक मैसेज है। उस मैसेज को पकड़ना पड़ेगा। सेक्शन तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आना शुरू हो जाता है। जब तक आपको वो मैसेज पीछे का नहीं दिख रहा, तब तक कानून का प्रिंसिपल समझ में आ जाए संभव नहीं।
जैसे एक बार बंधक सदैव बंधक है, ये समझना है। तो आप सबसे पहले ये देखिए ना, बंधक क्यों? बंधक इसलिए ताकि जो लेनदार है उसके पैसे की सुरक्षा रहे और देनदार अपने वचन से मुकर ना पाए। इसलिए बंधक के व्यवहार में देनदार से अपेक्षा हुई कि वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा ये लेनदार के पक्ष में अंतरित ट्रांसफर ये कर दे, ताकि लेनदार के पैसे की सुरक्षा रहे। इसका मतलब लेनदार ने जो कुछ उधार के तौर पर देनदार को दिया, उसकी वापसी को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से ही बंधक का संव्यवहार ये हो रहा है। अगर ये मूल बात ध्यान में आ गई तो सशर्त विक्रय द्वारा बंधक या अंग्रेजी बंधक ये बंधक ही हैं, ये समझने में कोई कठिनाई नहीं। और जब ये बंधक ही है तो इस प्रकार के बंधकों में बंधक विलय की भाषा कुछ कहती हो, है तो बंधक। और बंधक का उद्देश्य क्या होता है? पैसे की वापसी। इसका मतलब एक बार बंधक सदैव बंधक होना ही चाहिए, एक बार बंधक सदैव बंधक होना ही चाहिए। इस बात को पहली बार किसी ने अनुभव किया होगा भाई, दैट वॉज द चांसरी कोर्ट एट वेयर द बंधक हैज बीन डिस्कवर्ड, जहां खोजा गया वो इस बात को महसूस किया ना चांसरी कोर्ट ने, इसलिए उसने प्रिंसिपल दिया एक बार बंधक सदैव बंधक। और चूंकि बात ठीक है और तो ठीक बात है तो मान सबको लेनी चाहिए, चूंकि बात ठीक है इसलिए हमारे उच्चतम न्यायालय ने उसने भी मान ली। नोक्स बनाम राइस में इंग्लैंड के जो विधि न्यायालय थे उन्होंने भी ये बात मान ली। ठीक है, तो आपको मूल बात ये समझनी पड़ेगी। एक बार बस वो समझ में आ जाए, ये जिसे कहते हैं सिरा पकड़ लेना। आप कानून का सिरा अगर पकड़ लेंगे तो सब कुछ अनफोल्ड होता चला जाएगा, और बस अगर सिरा पकड़ में नहीं आया तो कुछ भी अनफोल्ड नहीं होगा। सिरे को पकड़ने की कोशिश ये होनी चाहिए, और वो किताबें पढ़ने से, ठीक है, ये नहीं होगा। इसे कहने का मतलब है सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, किताब को अनुभव करना पड़ता है। जिस दिन किताब को अनुभव करना शुरू करेंगे चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। अरे भाई, आदमी ये तो बहुत तरीके से मर जाएगा, कोई एक तरीका थोड़ा ही आदमी के मरने का। लेकिन आदमी हम मार डाले हैं, इसलिए उसे मारना यह सबसे गंदे किस्म का काम है। कि हम उसे मार डालना ही चाहते हैं इसलिए कोई काम कर रहे हैं, या हम जानते हैं कि लगभग सर्टेनिटी है मेरे इस काम से आदमी मर ही जाएगा, यह सबसे उच्च कोटि का घिनौना काम है, इसलिए इसे हत्या माना। ठीक है, हम काम ठीक कर रहे थे, काम को करने की जो प्रक्रिया थी उसमें गलती हुई, और वो गलती ऐसी है जिसकी ओर आपका ध्यान भी था, लेकिन आप अनावश्यक निरर्थक इस विश्वास में थे कि वैसी, ठीक है, वैसा परिणाम घटित नहीं होगा जैसा परिणाम सामने आ गया, अर्थात मानव मृत्यु के रूप में जैसा परिणाम आया ऐसे परिणाम नहीं आएंगे। ऐसा निरर्थक विश्वास आपका था, जैसे आप ऐसे ऐसे करके मोटरसाइकिल चला रहे थे भीड़ भरी सड़क पर। मार डालना थोड़ी उद्देश्य है किसी को, आप ये जानते भी किससे एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट करने के लिए आप वैसा थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल चलाना गैर कानूनी भी नहीं है, ठीक है, आप कानूनन ठीक काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं यानी गैर कानूनी तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन शब्दों में कहें तो प्रक्रिया में दोष है, आपको जैसे चलाना चाहिए वैसे नहीं चला रहे। काम ठीक है
करने का तरीका गलत है। तो जब ऐसा है तो और कोई मर जाता है तो आप उस व्यक्ति की तुलना में अधिक दोषी हैं। ठीक है, जो जानबूझकर आदमी को मार रहा है, जिसके काम करने के पीछे उद्देश्य ही यह है कि आदमी मर जाए, ठीक है ना, और उस व्यक्ति की तुलना में भी अधिक दोषी है जो काम भी ठीक कर रहा था, तरीका भी ठीक था, लेकिन फिर भी आदमी मर गया। आप बिल्कुल सही स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, बिल्कुल ट्रैफिक के नियमों के मुताबिक चला रहे थे, बच्चा भागा और मर गया। अब आप क्या करें? ठीक है, तो इस व्यक्ति की तुलना में इससे ये तो निर्दोष है, इसका कोई दोष ही नहीं। आपका भी दोष इससे ज्यादा है क्योंकि काम आप भी ठीक कर रहे थे, प्रक्रिया गलत थी, इसका काम और प्रक्रिया दोनों ठीक थी, इसलिए ये धारा 80 आईपीसी उससे गवर्न हो रहा है। ठीक है, और चूंकि आपका काम ठीक था, प्रक्रिया ठीक नहीं थी, इसलिए आपको 302 जहां, ठीक है, काम भी गलत, आदमी मारना चाहते हो इसलिए काम कर रहे हो, वो प्रक्रिया वो तो मार डालने की अपने अपनाई है, वो भी गलत, दोनों गलत। तो उस आदमी की तुलना में आप कम दोषी हो जो हत्या कर रहा है, लेकिन इस आदमी की तुलना में जो काम भी ठीक कर रहा है, प्रक्रिया भी ठीक है, अधिक दोषी हो। तो बीच में आपको इसलिए एक और चीज है 304A, उपेक्षा से मानव मृत्यु कारित करना। अब ये चीजें अनुभव की हैं, आप इसे बेयर में रटो बैठ के, ठीक है, आप इसे पढ़कर नंबर लाना चाहो, हो सकता आज है, हो सकता आज है, लेकिन वो जो मुल्ला बने, ये जो नानी पालकी वाला बने, वो आप कभी नहीं बनेंगे। बहुत हद जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन जाएंगे कहीं के, तो तुम्हारे जैसे जाने कितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट आए और जाने कितने चले गए, जाने कितने आएंगे और जाने कितने चले जाएंगे। ठीक है, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम किसी को याद नहीं है। कचहरी चले जाना और वकील साहब से पूछना, जो भी हो, कि इस समय जो जिला जज हैं, इससे पहले और उससे पहले जो थे, क्योंकि इस समय जो हैं उनसे पहले जो थे वो तो याद होगा लोगों को, और वो भी 50% याद होगा, और उनसे पहले जो थे वो 10% भी लेंगे जिन्हें याद होगा। सोचो, ये गति है आदमी के भूलने की। अब नानी पालकी वाला को मरे सालों हो गए, मुल्ला 1932 में हुआ करते थे, 1936 1932 मतलब वो समय था, आज भी याद किए जाते हैं। उनकी हिंदुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह पे किताबें आज भी स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। उन्होंने क्या समझा? यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नंबर लाए थे वो, ठीक है, या कहीं के मजिस्ट्रेट होके बहुत जीवन को सफल बना लिया था उन्होंने। सिद्धांतों का अनुभव ये करेंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। खैर, हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, विषय तो खत्म करना ही पड़ेगा, तो विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, आपका कहां पर 72, ठीक है, ये बात होनी थी शायद 72 नहीं, हाँ 72, तो कहता है सकब्जा बंधकदार के अधिकार। अब ये एक बंधकदार विशेष प्रकार का है, एक ऐसा सकब्जा है, हर बंधकदार सकब्जा बंधकदार नहीं है। ठीक है, सकब्जा बंधकदार या तो भोग बंधकदार है, यह विलक्षण बंधकदार है, क्योंकि विलक्षण बंधक उसमें बंधकदार के अधिकार, ये जो बंधक विलेख होगा उसी से तय होगा। लेकिन सशर्त विक्रय द्वारा बंधक हो सकता है, उसमें कब्जा ट्रांसफर हुआ, अंग्रेजी बंधक में होता ही है। ठीक है, तो सकब्जा बंधकदार के अधिकार है,
जिस बंधकदार के पास कब्जा भी है उसके अधिकारों का वर्णन धारा 72 यहां हो रहा है। और कब्जा बंधकदार के दायित्व कर्तव्य ये 76। तो 72 और 76 ये एक साथ पढ़ने लायक चीज है, क्योंकि यहां सकब्जा बंधकदार के अधिकार दे रहा है, वहां सकब्जा बंधकदार के दायित्व ये दे रहा है। ठीक है, सकब्जा बंधकदार के अधिकार सबसे पहले कहता है बंधकदार इतना धन व्यय कर सकेगा जितना डैश लेता है। इसका मतलब यह हुआ कि नीचे जो 5 बातें लिखी हैं उन 5 बातों के लिए ही बंधकदार को धन व्यय करने का हक यह है। इसके अलावा सकब्जा बंधकदार को धन व्यय करने का हक यह नहीं है। केवल 5 उद्देश्य उसने बताए जिनके लिए सकब्जा बंधकदार धन व्यय कर सकता, और इसमें से भी एक निरसित है। इसका मतलब 4 ही बचे। ठीक है, जिन उद्देश्यों के लिए सकब्जा बंधकदार धन व्यय कर सकता है। पहला कहता नाश, समर्पण या विक्रय से बंधक संपत्ति का परिरक्षण करने के लिए। ये तो ठीक है, ये नाश संपत्ति या समर्पण, इससे विक्रय करने, ठीक है, इससे बचाने के लिए अगर कुछ खर्च करना जरूरी होगा, वो अगर बंधकदार खर्च नहीं करेगा तो कब्जा तो उसी के पास है। अगर नाश, समर्पण या विक्रय हो गया तो बंधककर्ता ये तो कहेगा कि तुम्हारी वजह से ही हुआ, हो सकता है क्षतिपूर्ति के लिए दायी हो जाए वो बंधककर्ता के प्रति, इसलिए ये तो करना ही होगा उसे। ठीक है, और उस संपत्ति में बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए। अब आप कहेंगे कि साहब बंधककर्ता इसके हक के समर्थन के लिए बंधकदार जो भले ही सकब्जा बंधकदार है इसे व्यय करने के लिए आखिर क्यों अधिकृत किया जाए? तो नीचे जब हम लोग देखेंगे तब ये देखेंगे कि नीचे एक बात आ जाएगी, और वो बात क्या होगी कि खंड खा और खंड गा, इसके अंतर्गत जो बातें लिखी हैं इन पर अगर बंधकदार पैसा खर्च करना चाहता है तो प्रथमतः वो बंधककर्ता से अपेक्षा करेगा कि वो खर्च करे, और जब बंधककर्ता खर्च करने से इनकार करेगा तो चूंकि बंधकदार का हित यह भी बंधक की संपत्ति इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए फिर बंधकदार को द्वितीय था यह हक प्राप्त होगा कि वह बंधककर्ता के हक इसकी रक्षा के लिए अगर कुछ किया जाना जरूरी है तो करे। बंधक की संपत्ति बंधककर्ता की है। आप न्यायालय में आ गए और आपने एक डिक्लेरेशन सूट, एक घोषणात्मक वाद ये प्रस्तुत कर दिया। आप कहते हैं घोषित कर दिया जाए संपत्ति हमारी है। अगर ये न्यायालय ने घोषित कर दिया कि बंधक की संपत्ति आपकी है तो बंधकदार इसके हित को भी तो नुकसान हुआ भाई, नुकसान तो इसके हित को भी हो गया। वो बंधककर्ता से अपेक्षा कर रहा है कि आप इस दावे में उचित प्रतिरक्षा ये कीजिए। बंधककर्ता राजी नहीं प्रतिरक्षा करने को, कर ही नहीं रहा, क्योंकि बंधककर्ता बड़ा सिंसियर आदमी हो, कोई आवश्यक तो नहीं है। दुनिया में शराबी भी हैं, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बंधककर्ता ऐसा ही व्यक्ति करता ही नहीं अपने हक की प्रतिरक्षा। तो बंधकदार को भी इस दशा में पैसा खर्च करने का हक होना चाहिए। इसीलिए यह लिखा है कि सकब्जा बंधकदार के जो अधिकार हैं उनमें यह अधिकार उसे मिला हुआ है कि वह निम्न शीर्षकों के अंतर्गत उतना धन व्यय कर सकेगा जितना आवश्यक हो। और उसमें पहला क्या है? पहला नाश, समर्पण या विक्रय, इससे संपत्ति को बचाने के लिए, क्योंकि नाश, समर्पण या विक्रय अगर हुआ तो बंधककर्ता ये तो खराब स्थिति में आएगा ही, बंधकदार का हित यह भी प्रभावित हो सकता है। और दूसरी चीज, बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए कई बार प्रतिरक्षा करना यह भी आवश्यक हो सकता है। और बंधककर्ता अगर ठीक से ध्यान नहीं देगा तो नुकसान तो बंधकदार को भी होगा। इसलिए इस हेड में भी उसे पैसा खर्च करने की अनुमति दी गई। लेकिन आगे जब हम लोग इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो प्रतिबंध भी देखेंगे कि बंधकदार इन शीर्षकों के अंतर्गत पैसा तभी खर्च करेगा जबकि बंधककर्ता से अपेक्षा की गई हो और बंधककर्ता सम्यक ध्यान न दे रहा हो। और ऐसा क्यों किया गया? इसलिए ताकि
बंधकदार कहीं ऐसा ना करे कि फर्जी दावे 20 करवा दे बंधक की संपत्ति पर, और यह कहकर कि बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए मुकदमा लड़ रहा है, खूब महंगे महंगे वकील ये ले आए, और ये जितना खर्च यहां बंधककर्ता करेगा नासमझ या विक्रय से बचाने के लिए या बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए, आगे सेक्शन कहेगा ये सारा धन वो मूलधन में जोड़ सकेगा, और इस ढंग से वो बंधक धन का जो विस्तार है, जो मूल्य है, वो इतना ज्यादा बढ़ा दे कि बंधककर्ता कभी उसका उन्मोचन करा ही ना पाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए हक भी दिया और प्रतिबंध ये भी लगाया कि अगर नासमझ या विक्रय से बचाना है या बंधककर्ता के हक के समर्थन के लिए पैसा खर्च करना है तो प्रथमता अपेक्षा बंधककर्ता से करें। बंधककर्ता न कोई ध्यान दे तब आपको हक रहेगा, ठीक है ना। तो ये दो बातें हुई। तीसरा कहता है उसमें स्वयं अपने हक को बंधककर्ता के विरुद्ध पक्का करने के लिए, स्वयं अपना हक जो उसका बंधक की संपत्ति में है, अगर उस पर कोई आक्रमण ये हो रहा है, ठीक है, तब तो उसी को प्रतिरक्षा करने का हक मिलना चाहिए। और इसे भी अगर उसे अपना हक पक्का करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ा है प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से, वो भी वो मूलधन में जोड़ सकेगा। ऐसा होगा कब? मान लीजिए बंधक एकदम ठीक है, बंधक एकदम ठीक है। जब बंधक ठीक है तो बंधकदार को धारा 67 में वर्णित विक्रय या पूर्वबंध इसका अधिकार मिला ही होगा। अब बंधककर्ता क्या कर रहा है? बंधककर्ता बंधक धन की अदायगी नहीं कर रहा और उल्टा यह कह रहा है कि बंधक अवैध है, यह घोषणा कर दीजिए। ठीक है भाई, बंधक अगर मान लीजिए बंधक अवैध है तो बंधककर्ता वाकई घोषणा करा भी सकता है, और अगर बंधक अवैध पाया गया तो फिर बंधकदार को वे हक हासिल नहीं होंगे जो धारा 67 में, क्योंकि बंधक करने की जो प्रक्रिया ये वर्णित हो गई टीपीए में, तो आपको करना वैसे ही पड़ेगा बंधक। अगर वैसे नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर बंधककर्ता ने यह घोषित करा लिया कि अमुक बंधक अवैध है तो बंधकदार का हित ये तो प्रभावित हो जाएगा। अब चूंकि बंधककर्ता ही आक्रमण कर रहा है उसके हित पर, तो फिर उसे प्रतिरक्षा का हक ये तो मिलना चाहिए, और चूंकि बंधककर्ता ही कर रहा है इसलिए उसे मूलधन में जोड़ने का हक ये भी मिलना चाहिए। इसलिए यहां लिखा है कि कतिपय परिस्थितियों में जब बंधकदार के लिए जरूरी हो जाए कि बंधक की संपत्ति में वह अपने हक को पक्का करने के लिए खर्च करे तो उसका भी हक उसे रहेगा। ठीक है, अच्छा। तथा जबकि बंधक संपत्ति नवीकरणीय पट्टा धृति है, जब पट्टा इसका बंधक किया गया है और पट्टा कैसा है? रिन्यू होने लायक है, नवीकरणीय पट्टा धृति है। ठीक है, क्या? बंधक की संपत्ति। तब पट्टे के नवीकरण के लिए जो धन आवश्यक है वो भी खर्च कर सकेगा, रिन्यूअल के लिए जो आवश्यक है वो भी, क्योंकि पट्टा अगर रिन्यू नहीं होगा रिवोक हो जाएगा, और रिवोक हो गया तो उसके पास तो बंधक की संपत्ति गई। ठीक है ना। और तथा प्रतिकूल संविदा ना हो, ये खर्च ये सारी चीजें वो कर सकेगा। ठीक है, लेकिन बंधक के धन में या बंधक धन में ये तभी जोड़ेगा जब तथा प्रतिकूल संविदा ना हो। यानी जनरल लॉ ये है कि अगर ये खर्च उसने किए तो बंधक धन में इस धन को, इन खर्चों को वो जोड़ देगा, सामान्य कानून ये है। लेकिन इस बात को बदला भी जा सकता है, बंधककर्ता और बंधकदार परस्पर संविदा करके बदल सकते हैं कि भाई आप जो धन व्यय करोगे वो आप ही को करना पड़ेगा, हम नहीं देंगे कुछ भी, तो वो मूलधन में नहीं जोड़ सकेगा। अगर तत्प्रतिकूल संविदा नहीं है तो फिर जोड़ेगा इस खर्च को, तभी कहता है। और तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो ऐसे धन को मूलधन में जोड़ सकेगा, उस धन पर ऐसी दर से जो मूलधन पर दिए है, और जहां की ऐसी कोई दर नियत ना हो वहां 9% ब्याज ये देगा। ठीक है, अगर कोई दर नियत ही नहीं है, बंधक विलय में कुछ लिखा ही नहीं, तो 9%, और अदरवाइज लिखेगा तो जो धन मूलधन पर दे है
उसके हिसाब से ब्याज भी इन खर्चों पर देना पड़ेगा। अब देखिए वही बात कह रहा हूं, परंतु बंधकदार द्वारा खंड खा या खंड गा के अधीन, खंड खा यानी नाश संपत्ति या विक्रय से बचाने के लिए, और खंड गा यानी बंधक कर्ता के हक को पक्का करने के लिए, ठीक है। परंतु बंधकदार द्वारा खंड गा खा या गा के अधीन किया गया धन का व्यय आवश्यक न समझा जाएगा जब तक कि बंधककर्ता संपत्ति को परिरक्षित करने के लिए या हक का समर्थन करने के लिए अपेक्षित न किया गया हो। यानी फर्स्ट एट द वेरी फर्स्ट टाइम यू मस्ट रिक्वायर, ठीक है, यू फर्स्ट एट द वेरी फर्स्ट यू मस्ट रिक्वायर द मोर्टगेजी, ठीक है। आप सबसे पहले बंधककर्ता से अपेक्षा कीजिए कि वो अपने हक का समर्थन करे। इफ ही विल नॉट, ठीक है ना, देन यू में, ठीक है, आप ये सारे काम कर सकते हैं जो धारा 76 में लिखे हैं, वो धारा 76 के धारा 72 में लिखे हैं, और वह तदर्थ उचित और यथा समय पग उठाने में असफल हो गया, ठीक है। उचित और यथा समय यानी विद इन टाइम, और समुचित कदम यानी उसने विद इन टाइम तो उठाए, लेकिन उनने समुचित भाई वकील खड़ा करिए या जो हो अपेक्षित हो वो करिए, वो नहीं कर रहा हो, बाकी सब काम कर रहा हो तो वो करेगा ही खर्च, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका न हो गया हो तब तक उसे खर्च करने की अनुमति। इसके अलावा कह रहा है कि जहां की संपत्ति अपनी प्रकृति से बीमा योग्य है, अपने नेचर से ही उसका इंश्योरेंस ये होना चाहिए, वहां तत् प्रतिकूल संविदा न हो, यानी प्रकृति से बीमा योग्य है फिर भी प्रतिकूल संविदा है, तो बंधकदार ऐसा नहीं करेगा। नहीं है तो जनरल ताकत उसे रहेगी। कहता जहां की संपत्ति अपनी प्रकृति से बीमा योग्य है वहां तक प्रतिकूल संविदा न हो, तो बंधकदार ऐसी सब संपत्ति या उसके किसी भाग को हानि या नुकसान से जो अग्नि से हो, हर प्रकार के नुकसान से नहीं, केवल अग्नि से, जो अग्नि से हो बीमाकृत भी कर और रख सकेगा, और किसी ऐसे बीमा के लिए दिए गए प्रीमियम उसी दर से जो मूलधन पर देय हैं, और जहां की ऐसी दर नियत नहीं है वहां 9% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन में जोड़े जाएंगे, किंतु ऐसे बीमे की रकम उस रकम से अधिक न होगी जो बंधक विलेख में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है। यानी बंधक विलेख में पहले ही लिखा जाएगा कि बंधक संपत्ति इसके कितने भाग के लिए बीमा कराया जा सकेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि संपत्ति 10 लाख की है, तुमने 2 करोड़ का बीमा करा के रख लिया, अब 2 करोड़ का प्रीमियम पहुंच जाएगा, ठीक है। और बीमा ये आप के उसकी बात होती है, आपने खूब सारा प्रीमियम उस पर खर्च कर दिया, 9% ब्याज लगने लगा, तो नुकसान बंधककर्ता को होगा। कानून हमेशा बंधककर्ता के पक्ष में आपको दिखाई देगा। यह भी चीज ऑब्जर्व करने की है। ज्ञान प्राप्ति का साधन ऑब्जर्वेशन है, जो मौलिक तरीका है ज्ञान प्राप्ति का वो ऑब्जर्वेशन ही है। वो जो जिसे सो कॉल्ड स्टडी ये नहीं है, कोई स्टडी ज्ञान प्राप्ति का साधन नहीं है, ऑब्जर्वेशन ये ज्ञान प्राप्ति का साधन है। और इस सूत्र को पकड़ लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप देखें हम लोगों ने बंधक पढ़ना शुरू किया सेक्शन 58 से यहां तक आ गए, कानून हर जगह बंधककर्ता के पक्ष में है। क्यों? वो कमजोर आदमी है और वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी इसके पक्ष में कानून खड़ा होता, क्योंकि कानून भगवान के तुल्य ये माना जाता है। भगवान भी कमजोर के पक्ष में है और कानून भी कमजोर के पक्ष में है। आप देखें, ठीक है, किंतु ऐसे बीमे की रकम उस रकम से अधिक न होगी जो बंधक विलेख में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है। उतनी ही रकम का बीमा आप करा सकेंगे संपत्ति का,
जो बंधक विलेख में लिखा हुआ है। पहले हमारे मुंह से निकल गया उतनी संपत्ति का, संपत्ति नहीं उतनी रकम का, यानी रकम पहले ही बंधक विलेख में लिख दी जाएगी कि बंधक की संपत्ति के संबंध में इतनी रकम का बीमा कराया जा सकेगा, और वो रकम कितनी होगी ये भी लिख रहा है। ठीक है, जो बंधक विलेख में इस निमित्त विनिर्दिष्ट है, या यदि ऐसी कोई रकम विनिर्दिष्ट न हो, यदि ऐसी कोई रकम बंधक विलेख में विनिर्दिष्ट नहीं है, ठीक है, तो उस रकम से 2/3 से अधिक नहीं होगी जो पूर्ण नाश की दशा में बीमा कृत संपत्ति के पुनः स्थापित करने के लिए अपेक्षित होगी। यानी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो जाए अग्नि से, तो जितना पैसा उसकी, ठीक है, यथापूर्वकरण यानी पहले जैसी संपत्ति को करने में लगेगा उसका 2/3, ठीक है, उसका 2/3 यानी 2 लाख ये लगेगा। मान लीजिए संपत्ति को बिल्कुल ठीक वैसा ही कर देने, ठीक है, इसमें तो 2 लाख गुणा 2/3, ठीक है, तभी 2/3 निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसे करके आप उसका 2/3 2 लाख का निकालेंगे, उतना ही बीमा अधिकतम आप करा सकेंगे, या बंधक विलेख में निर्दिष्ट हो रकम, और बंधक विलेख में निर्दिष्ट होगी तो बंधककर्ता और बंधकदार की भी सुविधा के अधीन होगी। फिर तो दोनों के हिसाब से तय होगा, और जब दोनों के हिसाब से तय होगा तो बंधककर्ता उसके हित को नुकसान होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है ना, तो कानून अंततः बंधककर्ता के पक्ष में है। ठीक है, फिर कहता इस धारा की कोई भी बात बंधकदार को बीमा कराने के लिए प्राधिकृत करने वाली न समझी जाएगी जब तक कि संपत्ति का बीमा बंधककर्ता द्वारा या बंधककर्ता की ओर से उतनी रकम का किया हुआ रखा जाता है जितने के लिए बंधकदार बीमा कराने के लिए प्राधिकृत है। यानी अगर बंधककर्ता ही रख रहा है अग्नि से बीमा, तो तुम काहे के लिए करा रहे हैं, भले ही बंधक विलेख में उल्लिखित हो तुम भी करा सकते हो। जब वो खुद करा के रख रहा है तो वाई यू आर गोइंग टू इंश्योर दैट प्रॉपर्टी, वाई यू आर गोइंग टू गेट इंश्योर्ड दैट प्रॉपर्टी, काहे, ठीक है, फॉर व्हाट, उसकी प्रॉपर्टी वो खुद कर रहा है, आपका मतलब क्या है, आपका तो एक ही हित है उसमें, वो हित सुरक्षित है, उसने ले लिया, तो वाई यू आर ट्राइंग टू गेट इंश्योर्ड दैट प्रॉपर्टी विच इज मोर्टगेज्ड, ठीक है, विद यू, काहे, किस लिए, इसलिए ये प्रतिबंध भी लगा दिया। ठीक है, और अब जो सेक्शन आ रहा है यह है 73, और इसे खूब पूछा जाता है प्री में, और जिस ढंग से पूछा जाता है वो ढंग क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, सिक्योरिटी निम्नांकित धाराओं में किस धारा में, ठीक है, वर्णित है, प्रतिस्थापित प्रतिभूति, यह निम्नांकित धाराओं में किस धारा में वर्णित है। और प्रतिस्थापित प्रतिभूति का मतलब क्या हुआ, जो प्रतिभूति आपको दी गई थी वो प्रतिभूति नहीं बची, उसकी जगह पर दूसरी प्रतिभूति आ गई, उसी प्रतिभूति को सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी या प्रतिस्थापित प्रतिभूति कहा जाएगा। बंधकदार के पास जो प्रतिभूति थी वो प्रतिभूति थी कौन सी, ये देखना पड़ेगा। बंधकदार के पास जो प्रतिभूति थी वो बंधक संपत्ति का वह हित जो उसके पक्ष में ट्रांसफर किया गया था वो प्रतिभूति के रूप में उसके पास था, यही तो था। और बंधकदार के पास कौन सा हित ये ट्रांसफर होकर गया था, तो बंधकदार के पास जो हित ट्रांसफर होकर गया था वो था संपत्ति को विक्रय या पूर्वबंध करा लेने का अधिकार। यह हित ट्रांसफर होकर बंधकदार के पास पहुंचा था। इसका मतलब यह हुए कि इस हित की जगह अगर कोई प्रतिभूति आ रही तो दैट विल बी द सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। अगर इस पूर्वबंध और विक्रय कराने के अधिकार के बदले कोई और प्रतिभूति ये आ रही है बंधकदार के पास, देन दैट विल बी नोन बाय अस एज अ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी। ठीक है ना, वही सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी के रूप में हम लोगों द्वारा जानी जाएगी। पूर्वबंध या विक्रय ये तभी हो सकता है जब बंधक संपत्ति बची हो। अगर बंधक संपत्ति किसी कारण से चली गई, बंधकदार के हाथ से निकल गई और उसमें बंधककर्ता का भी कोई दोष नहीं, ठीक है, तब तो किसी सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी अगर बंधकदार को दी जा सकती तो मिलनी चाहिए।
यही नियम धारा 73 में है। देखें क्या कहता है, राजस्व के लिए किए गए विक्रय के आगमों पर या अर्जन पर प्रतिकर, ठीक है, पर अधिकार। अब क्या हो रहा है, बंद की संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिस पर सरकार को राजस्व देय है। हमने आपको बताया था खेत इसके मालिक आप नहीं होते, खेत के आप कौन है, संक्रमणीय अधिकारों वाले भूमिधर, आपके अधिकार हैं खेत पर, और वे अधिकारों की प्रकृति कैसी, संक्रमणीय अधिकारों की भूमिधर हैं आप, ठीक है। आप मालिक नहीं, मालिक कौन है, राज्य, ठीक है। क्योंकि जब जमींदारी खत्म हुई थी तब जो लैंड थी वो कृषि योग्य भूमि, वो समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य में निहित हुई थी। जो यूपी जडे सेक्शन 6 था उसमें राज्य में निहित हुई और समस्त भारों से मुक्त होकर निहित हुई, तो परम मालिक तो राज्य हो गया। लेकिन राज्य संपूर्ण भूमि पर खेती नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी भूमि आपको दे दी। लेकिन संक्रमणीय अधिकारों के भूमिधर के तौर पर आप उसे धारित करेंगे, मालिक नहीं है, मालिक तो राज्य ही है, लेकिन हां आपके अधिकारों की गुणवत्ता बहुत श्रेष्ठ है। फिर असंक्रमणीय अधिकारों का भूमिधर, फिर आसामी, फिर सरकारी पट्टेदार, ये सारी चीजें हैं। तो आप राज्य को उसके हक मालिकाना के तौर पर जो कुछ देते हैं वो मालगुजारी इस रूप में जाना जाता है, और उसी को कहा जाता है कि सरकार को राजस्व दे। ऐसी भूमियां आपने सरकार से किराए पर ले रखी है तो सरकार को राजस्व दे, ऐसी भूमि जिस पर सरकार को राजस्व दे है वो आपने बंधक की, बंधकदार के पास, और बाद में राजस्व नहीं दिया, ठीक है, राजस्व दे था वो दिया नहीं आपने, तो राजस्व की वसूली में संपत्ति का विक्रय ये हो जाएगा। ये कहां लिखा है, भूमि विधियों में, ठीक है ना, भूमि विधियों, जिसके लिए आप सामान्य भाषा में क्या कहते हो, आरसी कट गई, आरसी कट गई उनकी। आरसी की फुल फॉर्म क्या हुई, रिकवरी सर्टिफिकेट। रिकवरी सर्टिफिकेट हिंदी में क्या कहेंगे, वसूली प्रमाण पत्र। और जब आरसी जारी हो जाती है, वसूली प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, तो 6 या 7 तरीके हैं जिनमें विक्रय भी एक तरीका है, उसके माध्यम से राजस्व की वसूली की जा सकती है। तो राजस्व की वसूली होगी, राजस्व की वसूली में संपत्ति का विक्रय यह भी हो सकता है। अगर विक्रय हो गया तो सबसे पहले विक्रय के खर्च प्लस राजस्व ये गवर्नमेंट ले लेगी। उसके बाद जो कुछ बचेगा वो किसके पास आएगा, जो मालिक है उसके पास। मालिक यानी जो ऐसी भूमि लिए हुए था उसके पास आएगा, ठीक है ना। अब इसमें ये जो धन उसके पास आ गया, इसमें से बंधकदार अपने बंधक धन को पाने का हकदार होगा, पूर्णता या भागता, जैसी स्थिति बने, ठीक है ना। तो जो सिक्योरिटी उसे बंधक की संपत्ति में प्राप्त थी, बंधक की संपत्ति राजस्व में व्यतिक्रम, राजस्व देने में व्यतिक्रम होने की दशा में बेच दी जाने की स्थिति में वही सिक्योरिटी उसे उस विक्रय के आगम यानी सेल प्रोसीड में प्राप्त हो गई, ठीक है ना। इसलिए इस अधिकार को जो कि उसे धारा 73 के माध्यम से विक्रय के आगमों यानी सेल प्रोसीड में दिया गया, इसे प्रतिस्थापित प्रतिभूति या सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी ये कहा जाता है। और यही स्थिति तब रहेगी जब भूमि अर्जन विधियों के अंतर्गत जो लैंड एक्विजिशन से संबंधित लॉज हैं, लैंड एक्विजिशन से संबंधित, जैसे सरकार को सड़क बनानी होती है, सरकार को पुल बनाना होता है तो लैंड एक्विजिशन करते हैं। अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना, बहुत सारे लैंड एक्वायर हुई, अब वो लैंड मान लीजिए बंधक थी, तो जब लैंड एक्वायर होती है तो प्रतिकर ये देती है गवर्नमेंट, तो उस प्रतिकर में पूर्णता या भागता अपने बंधक धन को प्राप्त करने का हक ये बंधकदार के पास रहता है, ठीक है। और ये सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो हक उसे जमीन में था बंधक संपत्ति में, वह बंधक संपत्ति न रहने की दशा में बंधक संपत्ति के बदले जो कुछ बंधककर्ता को प्राप्त हुआ उसमें प्राप्त हो जाता है वह हक, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी ये कहा जाता है, ठीक है ना। सेक्शन 73 और खूब पूछा जाता है प्री में, क्या कहता है देखें,
कहता है जहां की बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित ऐसी संपत्ति के बारे में राजस्व की बकाया या लोक प्रकृति के अन्य प्रभार, बिजली का बिल है, लोक प्रकृति का प्रभार है, हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, ठीक है, लोक प्रकृति के अन्य प्रभार या शोध भाटक देने में असफलता के कारण बेचा जाता है। ठीक है, जब यह किया जा रहा, आपने व्यतिक्रम किया और बेचा जा रहा है, ठीक है, बेचा जाता है, और ऐसी असफलता बंधकदार के किसी व्यतिक्रम से उत्पन्न नहीं है, यानी अपनी ही गलती से बंधकदार फायदा नहीं लेगा। सब्स्टिट्यूटेड जो सिक्योरिटी है इसका फायदा किसको जाएगा? बंधकदार को। ठीक है, और बंधकदार मान लीजिए कब्जा बंधकदार था, खंड खा में उसका दायित्व था कि संपत्ति को नाश समर्पण या विक्रय से बचाने के लिए, ठीक है, उतना धन व्यय करे जितना जरूरी है। प्रथमता बंधककर्ता से अपेक्षा करे और जब वो न पूरा करे द्वितीयता खुद करे। संपत्ति नाश समर्पण या विक्रय ड्यू हो गया उसका, क्यों? तुमने लोक प्रकृति के भाटक, लोक प्रकृति के प्रभार ये कुछ दिया ही नहीं, और ना बंधककर्ता से कोई अपेक्षा की, या की लेकिन उसने नहीं दी तो तुम्हें देना चाहिए था, तुमने नहीं दिया, अब तुम्हारे कारण विक्रय है, अब तुम्हें कोई सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अपनी ही गलती से फायदा ये नहीं लेंगे। ये साम्य के खिलाफ है, ये अगेंस्ट द इक्विटी है। ठीक है, तो इसलिए ये शर्त कहता है, और ऐसी असफलता बंधकदार के किसी व्यतिक्रम से उत्पन्न नहीं है। वहां बंधकदार उस बकाया के और विधि के द्वारा निर्दिष्ट सब प्रभारों और कटौतियों के संदाय के पश्चात, यानी सबसे पहले विक्रय, उसमें जो खर्च हुआ वो, और फिर लाभ के मुताबिक जो कुछ उस पर बकाया है वो सारा कुछ कटौती करने के बाद, ठीक है, विक्रय आगमो यानी सेल प्रोसीड में से कुछ अधिशेष रहे, अगर कुछ शेष बचे, अगर कुछ नहीं बचा तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर कुछ अधिशेष रहे तो उसमें से बंधक धन के पूर्णता या भागता दिए जाने का दावा करने का हकदार होगा। ठीक है, चूंकि ये सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी बोली जाती है क्योंकि उसे एक नवीन प्रकार का हक ये मिल रहा है उस दशा में जबकि बंधक की संपत्ति नष्ट हो चुकी है। ठीक है ना? अच्छा, सबसेक्शन 2 क्या कहता है? कहता है जहां की बंधक संपत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित भूमि अर्जन, यानी ऊपर बिक रहा है और नीचे लैंड एक्वायर ये हो रही है। ठीक है, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 या स्थावर संपत्ति के आवश्यक अर्जन के लिए उपबंध करने वाली किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन अर्जित किया जाता है। हमने आपसे कहा था कि कानून ऐसे इनेक्ट किया जाता है कि उसमें संशोधन की कम से कम जरूरत पड़े। अगर ये लिख दें भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन अधिनियम, ठीक है, आपका एक्वायर किया जाता है। अब मान लीजिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 कल रिपील हो गया, उसकी जगह नया एक्ट आ गया, तो इसे भी रिपील करो, क्योंकि इसमें ये लिखना पड़ेगा, इसमें लिखा है कि 1894 का अधीन अर्जन हो। इसीलिए उन्होंने और बात जोड़ दी कि जहां की भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन या अन्य किसी तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति जो भूमि के अर्जन का उपबंध करती है उसके अधीन ये एक्वायर की जाए। इस ढंग से टेक्निक ये इस्तेमाल की ताकि कम से कम आपका संशोधन की जरूरत ये कानून में पड़े। ठीक है, अर्जित किया जाता है वहां बंधककर्ता को प्रतिकर के रूप में शोध रकम में से बंधक धन के पूर्णता या भागता संदाय का दावा करने का हकदार होगा। यहां भी वही बात है। सबसेक्शन 3 कहता है ऐसे दावे पूर्विक बिल्लंगमदारों के दावों के सिवाय सब दावों के विरुद्ध अभिभावी होंगे, और इस बात के होते हुए भी कि बंधक धन पर मूलधन शोध नहीं हुआ प्रवर्तित किए जा सकेंगे, जो लिखा है। सेक्शन 48 ये तो स्थगित नहीं होगी भाई। जो पूर्विक बिल्लंगमदार है, बिल्लंगमदार बड़ा शब्द है, हमें पहले भी कहा, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का बंधक की संपत्ति के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई हक हो, ये ठीक है बिल्लंगम के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे उस संपत्ति पर पहले से कोई बंधक मौजूद है तो जो पहले से बंधकदार है उसका पहला हक है उस संपत्ति पर। ठीक है ना? किसी का भरण पोषण का कोई दावा है,
उस संपत्ति के विरुद्ध तो वो भी विल्लंघनदार माना जाएगा। किसी प्रकार का कोई भार अगर इस संपत्ति पर है, ठीक है, और वह भार समय के दृष्टिकोण से, ठीक है, इस बंधकदार से पूर्व का है, तो ऐसे पूर्विक विल्लंघनदार उनके सिवाय, यानी जो विल्लंघनदार हैं उन्हें पहले ये सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी प्राप्त होगी, क्योंकि संपत्ति तो नष्ट हो गई ना। तो जो पूर्विक विल्लंघनदार हैं समय में तुमसे पहले, तो उन्हें पहले ये हक मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसे पूर्विक विल्लंघनदारों के सारे हक, ठीक है, इस बंधकदार के तुलना में अभिभावी होंगे, वो तो ठीक है। यानी अगर कोई पूर्विक बंधकदार है तो पहले उसे मिलेगा, फिर कुछ बचेगा तो नीचे वाले को, फिर कुछ बचेगा तो नीचे वाले को, ऐसे। लेकिन अन्य दावे उससे नीचे रहेंगे। जैसे तुम किसी से उधार कपड़ा भी ले आए थे, तो जिसे उधार कपड़ा लाए वो तो एक्शनेबल क्लेम है, अनियोज्य दावा है, क्योंकि वह तो ऐसा, ठीक है, समुदाय है जिस सिविल न्यायालय, ठीक, अनुतोष देने के लिए आधार के रूप में स्वीकार करेगा, ठीक है ना। और वो आडमान या गिरवी या किसी ढंग से सुरक्षित ये भी नहीं, तो एक्शनेबल क्लेम है, दावा वो भी है लेकिन वो एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है ना। और जब वो एक्शनेबल क्लेम है तो उस पर आपका दावा अभिभावी होगा, क्योंकि क्या कह रहा, केवल पूर्विक विल्लंघनदारों के दावों के सिवाय इस बंधकदार का दावा अन्य सारे दावों पर अभिभावी होगा। यानी पहले पूर्विक विल्लंघनदार, फिर आप, फिर कुछ बचे तो जिससे आप कपड़ा उधार ले आए थे उसे मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके दावे पर आपका दावा अभिभावी है। लेकिन पूर्विक विल्लंघनदारों का दावा आपके दावे पर अभिभावी है, ठीक है। यह स्थिति रहेगी सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी के, ठीक है। और आपका दावा इस बात के होते हुए भी है कि किसी से आप उधार ले आए थे, ठीक है, पूर्विक विल्लंघनदारों के अधीन होकर आपके द्वारा अपना जो दावा है वो प्रवर्तित कराया जा सकेगा, इन्फोर्स कराया जा सकेगा। इन्फोर्स का मतलब यह हुआ कोर्ट की प्रक्रिया से इन्फोर्स हो सकेगा। तो ये आपका सेक्शन 73। अब 74 और 75 ये निरसित है। 76 और 77 ये अगली क्लास में बता देंगे, और उसके बाद जो आएगा 78, 79, 80, 81 और 82 वो न सिर्फ टफ है बल्कि इंपॉर्टेंट भी है, देखेंगे उसे, वहां मार्शलिंग आएगी और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है।